नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मून लाइटनिंग। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, 1 नंबर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, मून लाइटनिंग का बहुत सिंपल सा मतलब है कि आप एक बार में एक से ज्यादा जॉब कर रहे हैं। ठीक है, मून लाइटनिंग मीन्स टेकिंग अप अ सेकंड जॉब और मल्टीपल अदर वर्क असाइनमेंट अपार्ट फ्रॉम वन फुल टाइम। आप अपना फुल टाइम कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, इसके अलावा पार्ट टाइम कुछ और भी काम कर रहे हैं, इसी को मून लाइटनिंग बोला गया है। स्पेशली जो आईटी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे एम्प्लॉयज जो है एक से ज़्यादा काम कर लेते हैं। कब? स्पेशली जब आपका ये कोविड-19 था तो बहुत सारा टाइम बच जाता था, क्योंकि ट्रैवलिंग में टाइम सारा बच गया, तैयार होने में, आने जाने में। तो बहुत सारा टाइम सेव हो गया, तो इसीलिए उनका जो टाइम सेव हो गया उससे उन्होंने कुछ अपना अ, कुछ पार्ट टाइम कुछ और भी काम करना स्टार्ट कर दिया। इसको ही आप ड्यूल एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। ड्यूल मतलब डबल, दो जगह आप काम कर रहे हैं, वही होता है आपका मून लाइटिंग। बहुत सिंपल सी टर्म है, एक ही नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो मून लाइटिंग बहुत सिंपल सी टर्म है जहाँ पे एक एम्प्लॉय एक बार में एक से ज़्यादा जॉब करता है, इसको ड्यूल एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। और इस चीज़ को बहुत सारी जो कंपनीज है वो फेवर नहीं करती है। ठीक है, उनको लगता है कि जो एम्प्लॉय है काम कर रहा है तो उसको हमारे यहाँ पे काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो डेटा है, डेटा की कॉन्फिडेंशली, उनको डर लगता है कि हमारा डेटा कहीं दूसरी कंपनी के साथ शेयर ना कर दे। और उनको ये भी लगता है कि खाली टाइम में अगर एम्प्लॉय मतलब काम करेगा, जो उसका अपना रेस्ट का टाइम है उसमें अगर वो काम करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी घटेगी, इस चीज़ को भी कंपनी सोचती, तो इसलिए उसको अच्छा नहीं मानते। और उसका जो एम्प्लॉय है उनका जो एंगेजमेंट है वर्क में, मतलब वो अपने काम में इतना इंटरेस्ट भी नहीं शो करता। अगर आप दो दो जॉब करते हैं, अगर आप दो दो जगह पे काम करते हैं तो आपका जो है एक इतना मन नहीं लगेगा, मतलब क्योंकि आपको रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा ना। तो ये सब चीज़ें जो है इशू क्रिएट करती है। तो इसीलिए बहुत सारी जो टेक कंपनी है उसने अपने एम्प्लॉय को फायर कर दिया था मून लाइटनिंग। न्यूज़ में भी आपने सुना था, टीसीएस ने इतने एम्प्लॉय को फायर किया है मून लाइटनिंग के चलते हुए। तो ये सब चीज़ें आपने न्यूज़ में भी देखी होगी। करंट रिसर्च, यहाँ पे इन्होंने बस एक पॉइंट बताया कि एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी। ठीक है, और वहाँ पे जो नॉन रेगुलर एम्प्लॉयज काम करते हैं ना, जो परमानेंट नहीं होते, मतलब उनसे पूछा गया था कि आप motivation for their own human resource development was high, 80% stating that they want to enhance their knowledge तो जो नॉन रेगुलर पर्सन थे उनसे पूछा गया कि क्या आप अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो 80% लोगों ने बोला था यस, हम ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उनकी कंपनीज की, तो कंपनीज ने ऐसे जो नॉन रेगुलर एम्प्लॉय है उनके लिए जो डेवलपमेंट एफर्ट्स लगाए उसमें सिर्फ 20% ही था। सिर्फ 20% लोगों को ही नॉलेज स्किल्स डेवलप कराई गई, लेकिन 80% लोगों ने बोला था कि हमें अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाना है। इसके साथ बहुत सारी जगह पे देखा गया कि बहुत सारे जो ग्रेजुएट है, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट बहुत सारे हैं। ठीक है, दोज हु लीव जॉब एट अर्ली स्टेज आर इंक्रीजिंग। तो जो लोग अपनी जॉब बहुत जल्दी छोड़ रहे हैं, तो कई सारे फैक्टर्स इसकी वजह से हैं कि जॉब ओपनिंग बहुत ज़्यादा कम हो रही है और उनका अपना जो फ्यूचर को लेके जो गोल है वो सेट नहीं हो पा रहा, वो अपना गोल ही नहीं सेट कर पा रहे। ठीक है, और वो खुद को इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस के हिसाब से ढाल नहीं पा रहे, अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। तो ये भी रीज़न है कि बहुत सारे जो लोग हैं अनएम्प्लॉयड, जो स्कूल ग्रेजुएट हैं, वो अपनी जॉब छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप बिटवीन एचआरडी, पीएम एंड एचआरएम, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, पहले हम पर्सनल मैनेजमेंट की बात करेंगे, फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और लास्ट में एचआरएम की बात करेंगे। ठीक है, एचआरएम एक्चुअली इन दोनों को ही इंटीग्रेट करता है। तो पहले बात करेंगे पर्सनल मैनेजमेंट। तो पर्सनल मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या होता है? ठीक है, तो पर्सनल मैनेजमेंट का मेन फोकस होता है कि आपके जो पर्सनल वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया, आपके स्टाफ के लिए यूज़ किया गया, आपके स्टाफ को मैनेज करना किस किस तरह से ये मैनेज करता है। एक आता है आपका वेज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि जो एम्प्लॉय है उनको जो भी सैलरी स्ट्रक्चर है या जो पॉलिसी, उस हिसाब से उनको सैलरी दी जाए। टाइम कीपिंग, प्रॉपर जो है उनकी अटेंडेंस, कितने वर्किंग आवर्स हैं, वो कंप्लायंस स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें भी पर्सनल मैनेजमेंट में देखी जाती है। उनका टाइम कीपिंग देखना। एम्प्लॉय वेलफेयर, जो एम्प्लॉय की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हेल्थ की रिक्वायरमेंट, ठीक है, मेडिकल बेनिफिट, सेफ्टी, तो इन सब का ध्यान रखा जाता है। लेबर रिलेशंस, ये भी देखा जाएगा कि जो लेबर यूनियन होती है और जो मैनेजमेंट होती है, ठीक है, मैनेजमेंट और लेबर यूनियन के बीच में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, ग्रीवेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, उनको इक्वल तरह से वो ट्रीट करे। लीगल कंप्लाइंसेस, ये भी देखेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेबर लॉ के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारा काम पर्सनल मैनेजमेंट का होता है। तो पर्सनल मैनेजमेंट आप समझ गए कि काफी छोटे लेवल पे, या ये बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली ह्यूमन को क्या करता है, इंटरेक्ट करता है कि आपकी सैलरी आई नहीं आई, आपको लेबर लॉ के हिसाब से पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, और जो वेज रिवीजन आपका टाइमली हो रहा है नहीं हो रहा, टाइमली आपका अटेंडेंस, ये सब मॉनिटर करना, आप कहीं एक्स्ट्रा आपसे काम तो नहीं कराया जा रहा। ठीक है, लेबर लॉ के हिसाब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको जो काम करा रही हो लेबर लॉ के हिसाब से है या नहीं है।
सो ये सारा कुछ आपका पर्सनल मैनेजमेंट होता है। अब हम बात करेंगे एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होगा, ठीक है, एचआरडी। तो ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है उसका काम सिर्फ अपने पर्सनल यानी अपने स्टाफ को मैनेज करना ही नहीं है, बल्कि उसका काम है, उसको मैनेज नहीं किया जा रहा पीएम में यानी पर्सनल मैनेजमेंट में सिर्फ मैनेज किया जा रहा है, लेकिन एचआरडी में क्या किया जा रहा है, उनको डेवलप किया जा रहा है। डेवलपमेंट का क्या मतलब है, कैसे डेवलप किया जा रहा है, उनकी स्किल्स को बढ़ाया जा रहा है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, उनकी करियर प्लानिंग की जा रही है, ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी एचआरडी पर्सनल मैनेजमेंट में जस्ट ये देखा जा रहा है कि चीजें जैसी होनी चाहिए वैसी हो रही कि नहीं हो रही। एचआरडी में साफ ये जो वर्ड है दोस्तों, डी यानी डेवलपमेंट, यहाँ पे अपने जो एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ है, उनको डेवलप करने के लिए मेजर्स ले जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं देखा जा रहा कि हम अपने वर्कर्स को मैनेज करें, यहाँ मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पे पूरी की पूरी डेवलपमेंट चल रही है। डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, एम्प्लॉयज की ग्रोथ की, वो उनको प्रॉपर ग्रो किया जाए, कैसे, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाए, उनकी प्रॉपर करियर प्लानिंग की जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे आती है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ को अगर आप डेवलप करोगे, उनके डेवलपमेंट पे, ट्रेनिंग पे, इन सब पे अगर आप खर्चा करोगे तो क्या होगा, आपके एम्प्लॉयज़ को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, वो अच्छी आउटपुट आपको देंगे, तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, इंडिविजुअल गोल तो है ही है, साथ साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी पूरे किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया लगा कि बहुत ही छोटे लेवल पे, थोड़ा सा बड़े लेवल पे। अगर हम बात करें एचआरएम की, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ये काफी मॉडर्न अप्रोच है। इसमें क्या होता है कि इन दोनों को इंटीग्रेट किया जा रहा है, पर्सनल मैनेजमेंट प्लस एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करने का काम कर रही है कौन, आपका एचआरएम। एचआरएम का मेन फोकस क्या होता है, एचआरएम का फोकस है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, इसके जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो एक वैल्यूएबल असेट है, उनके जो जो एम्प्लॉयज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूएबल असेट्स है, और उनको क्या किया जाए, मतलब ऐसे लोग हायर किए जाए, ऐसे लोग लाए जाए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के हिसाब से पूरे हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, एचआरएम में क्या क्या चीजें होंगी, इसमें लोगों का मैनेजमेंट किया जाएगा, इसमें रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस एवेल्यूशंस, ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी जो है आपके एचआरएम की होती है। तो तीन चीजें आपने यहाँ पे देख ली होगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट और आपका एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक तरह से पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरडी को इंटीग्रेट करने के लिए किया गया, इनको इंटीग्रेट करके बनाया गया। पर्सनल मैनेजमेंट में सिर्फ बेसिक चीजें देखी जाएंगी कि अच्छा वर्क इन्वायरमेंट, टाइमली आना, पेमेंट आपको आपके हिसाब से मिले। एचआरडी में डेवलप किया जाएगा, स्किल्स ट्रेनिंग ये सब दी जाएंगी। एचआरएम में प्रॉपर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग ये सब कराई जाएगी, ठीक है। तो ये तीन हो गए आपके एचआरएम, पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरडी का रिलेशन, वही सब चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई है। नेक्स्ट आता है द रोल ऑफ एचआरडी प्रोफेशनल्स। तो एचआरडी जो प्रोफेशनल, उनका रोल क्या होता है, ठीक है। एचआरडी प्रोफेशनल के क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो आपके एचआर प्रोफेशनल्स होते हैं उनको जो है रूटीन एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। HR head has to work with the management to develop a plan that would support a specific business strategy। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, उस स्ट्रेटेजी के तहत उनको एक प्लान डेवलप करना होता है, ठीक है। तो जो एचआर हेड है वो यही करता है, अपनी मैनेजमेंट के साथ मिलके प्लान बनाता है कि किस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी को पूरा करने के लिए क्या प्लान होना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपका है एचआर हेड, वो जो है मैनेजमेंट को बताता है कि कैसे चेंजेस लाने हैं, कैसे इंसेंटिव स्कीम, कंपनसेशन स्ट्रक्चर, किस तरह से हमें अपने एम्प्लॉयज़ को देना है ताकि हमारा जो कंपनी है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, वो कॉम्पिटिटिव हो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव मतलब बाकियों को अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दे, लोग जो हमारी इंडस्ट्रीज में आना चाहें, इस तरह से जो है ये सारे काम जो है आपका एचआर प्रोफेशनल्स करता है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एचआर को दी जाती है। पहला यहाँ पे प्लानिंग। प्लानिंग में क्या क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, आइडिया लगाना, ठीक है। कितने हमें स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होने वाली है अपनी फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अब मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपको कुछ लोग चाहिए, स्टाफ चाहिए, तो इमीडिएटली नहीं हो सकता, उसमें टाइम लगता है। तो पहले से उसकी प्रोजेक्शन करना, उसको लेकर प्लान करना, ये एचआर का काम होता है कि कितने लोग, कितने मैन पावर की हमें जरूरत पड़ने वाली है, स्किल्ड मैन पावर की, ठीक है। अगला है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होगा कि प्रॉपर जो है कॉम्पिटेंसी, मतलब जो योग्य लोग हैं, जिनके अंदर काबिलियत है, उन लोगों को हायर करना, अपॉइंट करना। तीसरा एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब स्टाफ तो आ चुके हैं, उनको डेवलप कराना, कैसे डेवलप होगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी स्किल्स को बढ़ाया जाएगा, उनकी कॉम्पिटेंसी यानी उनकी जो योग्यता है उसको बढ़ाया जाएगा। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट में क्या होगा कि जिन भी लोगों को आपने हायर किया उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनकी स्किल्स बढ़ाने के लिए और योग्यता को डेवलप करने के लिए भी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। चौथा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जो भी आपके एम्प्लॉयज है उनको परफॉर्मेंस को मैनेज करना है कि वो इंडिविजुअल जितना भी परफॉर्म कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के हिसाब से मैच करना चाहिए। मतलब
कितना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कितना दे रहे हैं, कितना उनका आउटपुट है, हमारी जो और कॉर्पोरेट है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से मैच हो रहा है नहीं हो रहा। अब कोई इंडिविजुअल कुछ काम करता है, उसको लगता है कि ये काम मेरे लिए सफिशिएंट है, पर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कितना काम सफिशिएंट है। तो इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है उसको मैच करना, अलाइन कराना अपनी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के साथ, ये होता है आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अगर किसी भी कोई स्टाफ है मान लीजिए, उसकी परफॉर्मेंस बहुत कम है, तो उसको ट्रेनिंग ये सब दी जाएगी ताकि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो। क्योंकि कई बार परफॉर्मेंस खराब होने का कई रीजन हो सकते हैं कि प्रॉपर उनको काम ही नहीं मालूम कैसे करना है, तो ये सब रीजन भी हो सकते हैं। अगला है एम्प्लॉय रिवॉर्ड। इसमें क्या होगा कि एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दिया जाएगा, जैसे परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको कंपनसेशन पे कर दिया, ठीक है, या इंसेंटिव स्कीम उनको दे दी। तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा कि एम्प्लॉय को मोटिवेशन फील होगा। तो एम्प्लॉय रिवॉर्ड में आपने कोई इंसेंटिव दे दिया, कुछ बोनस, इस तरह की कोई चीज़ें दे दी ताकि एम्प्लॉय को अपने काम को लेके मोटिवेशन फील हो। अगला है और लास्ट है आपका मेंटेनिंग मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ वर्क वर्क लाइफ एंड डिसिप्लिन। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखा जाएगा कि जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका वर्क लाइफ जो बैलेंस है वो बना रहे, प्रॉपर डिसिप्लिन बना रहे। ऐसा नहीं कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो पूरे आप ही के हैं, उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं, इस तरह से आपको नहीं ट्रीट करना, उनकी वर्क लाइफ बैलेंस का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी आपके एचआर के मेन मेन रोल होते हैं जो उनको पूरे करने होते हैं। अगला है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टास्क। कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टास्क की बात करते हैं। पहला आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस टू फोकस द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स की, कितने स्टाफ की जरूरत पड़ने वाली है। इट इज अ प्लानिंग ऑफ राइट नंबर ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस एंड राइट टाइम। कितने लोग हमें चाहिए, किस किस जगह पे चाहिए, किस टाइम चाहिए, ठीक है, तो वही आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में फोरकास्टिंग की जाएगी, प्रिडिक्शंस की जाएगी कि हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स की, कितने स्टाफ की जरूरत पड़ने वाली है। इसमें राइट नंबर ऑफ पीपल, राइट प्लेस और राइट टाइम पे उनको प्लान किया जाता है कि कितने हमें लोगों की जरूरत पड़ने वाली किस टाइम पे, ठीक है, तो ये सारा होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सेकेंड आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट आप जानते हैं कि आपको क्या करना होता है, वैकेंसीज निकालते हैं। कई सारे जो बैंक्स है, जैसे जैसे एसबीआई की क्लर्क की वैकेंसीज अभी रिसेंटली आई थी, ठीक है, ऐसी एसबीआई पीओ की। तो ये जो एसबीआई क्लर्क की जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या होगा। रिक्रूटमेंट में कोई भी अप्लाई कर सकता है, उन्होंने आपको एक नोटिफिकेशन दिया कि हाँ इतने लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन में क्या होगा कि फाइनली उन लोगों को जॉब मिल जाएगी, ठीक है, जिनको आपने फाइनली सेलेक्ट किया। सो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सर्च करते हैं पर्सपेक्टिव एम्प्लॉय, मतलब ऐसे लोग जो आपके एम्प्लॉय बन सकते हैं उनको आप सर्च करते हैं, एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट में आप एक तरह से एडवर्टीजमेंट डाल रहे हैं और आप ढूंढ रहे हैं कि ऐसे लोग जो हमें चाहिए, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए। सिलेक्शन क्या होगा, सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अब बहुत से लोगों ने तो एप्लीकेशन दे दी, रिक्रूटमेंट में कोई भी चल आ गया, लेकिन सिलेक्शन में आप क्या करेंगे, जो आपकी जॉब के हिसाब से सूटेबल है उसको ही आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट शायद एसबीआई क्लर्क की रिक्रूटमेंट आई होगी तो शायद 10 लाख 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया होगा, लेकिन फाइनली सिलेक्शन होगा कितना, 8 या 10 हजार लोगों का। तो ये डिफरेंस है आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में। अगला है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होगा कि जो आपके एम्प्लॉयज जिनको आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा, ठीक है, और ये देखा जाएगा कि उनको जो टास्क दिया गया है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, इस बात को भी इंश्योर किया जाएगा कि जो भी उन्होंने टास्क किया है वो कंपनी की स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैच करता है कि नहीं करता। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, उनका रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू जो वर्ड है दोस्तों, इसका क्या मतलब है, रिव्यू का मतलब चेक करना कि जिस हिसाब से बोला गया उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रिव्यू किया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस को, और ये देखा जाएगा कि आप जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी कंपनी की स्ट्रैटेजी के हिसाब से है नहीं, मतलब आपकी परफॉर्मेंस कितनी है वो सब इसमें रिव्यू किया जाएगा। ऐसे लोग जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनके रिव्यू के बाद फिर फाइनल किया जाएगा कि क्या उनको ट्रेनिंग देनी है, क्या किया जाना है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने रिव्यू किया और आपको लगा कि किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उसमें आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करेंगे। तो ट्रेनिंग में क्या होता है कि टाइम टू टाइम, भले ही आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बैंकों में काम करते हुए 5 साल 10 साल, फिर भी आपकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होती है। वो क्यों, ताकि आपका डेवलपमेंट किया जाए, आपको ट्रेनिंग के थ्रू आपकी जो स्किल्स है उनको बढ़ाया जाए, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग को लेके भी एक प्लान बनाया जाता है कि किस किस को किस टाइप की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो वो जो प्लान है, ट्रेनिंग प्लान, उसको रेडी करना, ठीक है, और जो आपके स्टाफ के जो करियर डेवलपमेंट है उस प्लान को भी रेडी करना, ये भी जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट होगा। अगला आपका कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड। कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड क्या होता है कि जैसे सालाना आपको इंक्रीमेंट दिया जाता है, ठीक है, या इंसेंटिव दिया जा रहा है,
प्रॉपर एक इंसेंटिव प्लान होता है, ताकि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाए। अब अच्छा परफॉर्मेंस कौन करेगा? जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट कर रहा है। जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करेगा तो उसको क्या करना चाहिए? ज़्यादा रिवॉर्ड या कुछ एक्स्ट्रा उनको कंपनसेशन, ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड डिसिप्लिन, तो यहाँ पे ये चीज़ देखा जाएगा कि एक हेल्दी रिटेंशन पॉलिसी हो। हेल्दी रिटेंशन स्ट्रेटेजी मतलब एक ऐसी स्ट्रेटेजी हो जिसके तहत लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, वो जैसा था लंबे टाइम तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ बने रहे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें वर्क लाइफ बैलेंस का ध्यान रखना। मतलब जो भी आपके यहाँ पे काम करते हैं एम्प्लॉयज़, उनकी ऑफिशियल उनकी प्रोफेशनल लाइफ तो है ही कि ऑफिस में उनको काम करना होता है, पर आपको ये देखना है कि उनकी पर्सनल लाइफ भी, तो दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें बोली गई है। जो पॉइंट्स दोस्तों हमने ऊपर रिवाइज किए थे ना, ये 6 पॉइंट्स, यही वाले पॉइंट्स को उन्होंने नीचे डिटेलिंग के साथ आपका दिया गया, सेम उन्हीं पॉइंट्स को उन्होंने रिपीट किया है विद डिटेल। सो बिल्डिंग एन एम्प्लॉयमेंट ब्रांड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआर एग्जीक्यूटिव। तो एचआर एग्जीक्यूटिव की क्या जिम्मेदारी है? ठीक है, तो अब कोई एम्प्लॉयमेंट ब्रांड यानी आपकी जो कंपनी है उसकी एक ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे गूगल कंपनी, तो हर किसी को मालूम है कि गूगल में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी सैलरी है। तो जो गूगल है उसने अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाई है। सो सेम ऐसी एचआर एग्जीक्यूटिव के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो एम्प्लॉयमेंट का ब्रांड बनाए, यानी कोई भी कंपनी हो उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी हो कि मार्केट में जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं या जो काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए। अभी आप बैंकों का एग्जांपल ले लो, तो कई बैंकों में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि जो बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं वो भी रिजाइन करके जा रहे हैं। तो इस तरीके का सीन नहीं होना चाहिए। एक अच्छी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी भी एचआर के ऊपर है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो सुविधाएं हैं जैसे वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत कुछ जो है सैलरी, ये सब चीज़ें जो है एचआर के कंट्रोल में होती है कि वो टॉप मैनेजमेंट को उसके बारे में बताए। तो एक ब्रांड वैल्यू बनाना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड वैल्यू बनाने की जिम्मेदारी भी एचआर की ही होती है। ठीक है, तो ये वही बोला है कि अ ग्रेट वर्क प्लेस इज वेयर ईच वन ऑफ अस वांट टू फाइंड आवरसेल्फ। एक अच्छा वर्क प्लेस किसको बोला जाएगा? एक अच्छा वर्क प्लेस उसको बोला जाएगा जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। ठीक है, तो आपकी जो एचआर है, एचआर की मेन जिम्मेदारी यही हो जाती है कि जो भी एम्प्लॉय है उसको मतलब फील हो कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन का मैं पार्ट बनना चाहता हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता हूँ। अभी के टाइम पे बैंकों में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, तो इमेज ऐसी बन चुकी है। जो भी बैंक में काम करते हैं एम्प्लॉय, तो कोई अगर उनसे पूछता है कि क्या हमें बैंक ज्वाइन करना चाहिए, तो आधे से ज़्यादा लोग यही बोलते हैं कि नहीं बैंक ज्वाइन मत करो, आपका पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं रहता। तो इस तरीके की ब्रांड वैल्यू नहीं बननी चाहिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो ऑलरेडी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा सफर करना पड़ रहा है। तो एक अच्छी ब्रांड वैल्यू बनाने की जिम्मेदारी भी आपके एचआर एग्जीक्यूटिव की होती है। वही चीज़ इसमें बोली गई है। मान लीजिए आपने अपना ब्रांड बहुत अच्छा बना लिया। हाउ कैन ए गुड एम्प्लॉयमेंट ब्रांड हेल्प एचआर? तो इससे क्या होगा? एचआर को क्या फायदा होना है? अगर बहुत अच्छी ब्रांड बन गई आपकी कंपनी की, तो एचआर को उसको क्या फायदा होगा? ठीक है, सो कीप अहेड इन द टैलेंट वॉर। तो अच्छे टैलेंटेड लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहेंगे। अट्रैक्ट एंड इंड्यूस द राइट काइंड ऑफ पीपल द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस टाइप के लोग ढूंढ रही है तो उस टाइप के लोग ही आपको मिल जाएंगे। और जो एम्प्लॉय पुल है, जो पहले से आपके एम्प्लॉयज है, वो रिटेन मतलब वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही रहेंगे। और एम्प्लॉयमेंट जो टर्नओवर है उसमें भी डीप मतलब बहुत कम ही देखने को मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कि जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं, रिजाइन करके जाते हैं, उसको टर्नओवर बोला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा कम होगा। तो अच्छी अगर आपने ब्रांड वैल्यू बनाई है तो आपको टैलेंटेड लोग मिलेंगे, जैसे लोग आपको चाहिए, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। और बहुत सारे लोग जो रिज्यूमे दे रहे हैं उसमें से आप अच्छी क्वालिटी के लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हो जाएंगे ना। और जो आपके पुराने एम्प्लॉय पुल जो है, पहले से जो लोग काम करते हैं वो आप ही के साथ बने रहेंगे, वो रिजाइन देके नहीं जाएंगे। और साथ के साथ एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब जो लोग रिजाइन करके जाते हैं उसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। हाउ टू बिल्ड द कंपनी ब्रांड, ब्रांड वैल्यू को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो उसके कई सारे तरीके हैं। आप एक अच्छा वर्क प्लेस, अच्छा इन्वायरमेंट दीजिए, अच्छे इंसेंटिव दीजिए, वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी रखिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जिसके थ्रू आप अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हैं। और फिर आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी। तो स्ट्रैटेजी आपकी कैसी होगी कि पहले आप अपनी इंटरनल स्ट्रैटेजी बनाइए, टॉप मैनेजमेंट को बताइए। एचआर को चाहिए कि वो टॉप मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजी बताए कि कैसे हम अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने वाले हैं। फिर धीरे धीरे आपको उसका प्रमोशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो अपनी स्ट्रैटेजी बना ली, बाहर के लोगों को क्या पता कि आप इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बना के बैठे हैं अपनी ब्रांड इमेज को बढ़ाने के लिए या इन सब के लिए। तो और एक और चीज हमेशा याद रखनी कि ब्रांड कैन नॉट हैपन ओवरनाइट। एक दिन में आप ब्रांड वैल्यू नहीं बना सकते। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है, धीरे धीरे काम करती है, पर कहीं से तो हमें इसकी शुरुआत तो करनी ही होगी।
सो इसमें जो टॉप मैनेजमेंट, जो सीनियर मैनेजमेंट है, उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो बेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक है वैल्यू, विजन एंड मिशन। तो इससे शुरुआत करनी चाहिए, यही आपका की स्ट्रेटेजिक प्लेयर है। तो टॉप मैनेजमेंट को इन तीन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, वैल्यू, विजन एंड मिशन। तीनों क्या होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है कि क्या है वैल्यू, विजन, मिशन। हम लोग यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले नंबर पे दोस्तों आपका वैल्यू। वैल्यू मतलब आपका बिलीफ, क्या आप सोचते हैं। ठीक है, तो वैल्यू आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बिलीफ क्या है, आपका कोर प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो इसी के आधार पे आप डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी कंपनी है या बैंक है, तो बैंकों का वैल्यू क्या है, कोर प्रिंसिपल क्या है, क्या बिलीफ है। बिलीफ है कि हमें ऑनेस्टी के साथ काम करना है, ईमानदारी से करना है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है, लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रखना है। ऐसा नहीं कि हमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अर्न करके बैंक बंद करना है। हमारा जो बिलीफ है, जो हमारी प्रिंसिपल है, वो ये है कि हमें कैसे काम करना है, हमें रिस्पेक्ट से काम करना है, टीम वर्क में काम करना है, हमें अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, अच्छे प्रोडक्ट ऑफर करके, अच्छी सर्विसेज देके, ऑनेस्टी के साथ काम करना है। तो ये बेसिक हमारे बिलीव और प्रिंसिपल्स होते हैं। सेकेंड आता है आपका विजन। विजन जनरली आपका लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में आपका क्या गोल है, लॉन्ग टर्म में आपने क्या प्लान बनाया, तो वो हो जाएगा आपका विजन। यानी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में खुद को कहाँ देखना चाहती है। अब जैसे आपसे कोई एचआर पूछता है कि आप खुद को 20 साल में कहाँ देख रहे हैं, तो एक तरह से वो आपके विजन की बात कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म गोल है कि लॉन्ग टर्म में आपका क्या गोल है, आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। अब कोई कंपनी बोलेगी कि हमें टॉप 500 कंपनी में आना है, ये हमारा 20 साल का या 15 साल का गोल है। तो लॉन्ग टर्म जो आपका गोल है वही होता है आपका विजन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लास्ट आपका मिशन। मिशन क्या होता है, मिशन यानी कि पर्पस क्या है। बोलते हैं ना हम इस मिशन पे निकले, मतलब किसी काम के लिए निकले। तो ये आपकी कंपनी का पर्पस बताता है, आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में क्यों है, क्या आपका पर्पस है, क्यों आप एग्जिस्टेंस में, तो ये आपका मिशन बताता है। ठीक है, और ये तीन चीजें जो है, इससे कंपनी को शुरुआत करनी चाहिए। टॉप मैनेजमेंट को चाहिए कि इनसे शुरुआत करे और धीरे धीरे सपोर्ट करे बेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए। बिल्ड ए ग्रेट वर्क प्लेस। एक अच्छा वर्क प्लेस आप कैसे बना सकते हैं। सैलरी इज नॉट ओनली द मेजर। एक बात बताइए, आपको बोला गया कि बहुत अच्छी सैलरी दी जा रही है, बहुत से आप बैंकों में देख लीजिए, अगर आप सैलरी की बात कीजिए तो सैलरी ठीक ठाक है, उतनी खराब नहीं आप बोल सकते, फिर भी बहुत सारे लोग बैंक रिजाइन करके चले जाते हैं। क्या रीजन है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ सैलरी ही एक ऐसा रीजन है, मतलब आप सैलरी देके एम्प्लॉयज को आपने खरीद लिया है, उनको आप 12 घंटे 15 घंटे काम करा लीजिए। ठीक है, इस तरह से हम नहीं बोल सकते। तो सैलरी ही एक अकेला रीजन नहीं है, और क्या चीजें जो एम्प्लॉयज देखता है। तो आप खुद सोचिए, आपको बोला जा रहा है कि आपको 1 लाख या 2 लाख सैलरी मिलेगी, लेकिन आपको 12 घंटे काम करना होगा, अपनी पर्सनल लाइफ भूलनी होगी, तो क्या आप उसके लिए एग्री करेंगे, नहीं। आपको ये भी देखना पड़ेगा सैलरी के अलावा कि फ्रीडम ऑफ वर्क, काम वाली जगह पे कितनी आपको आज़ादी है, कितने आप अपने थॉट्स को रख पा रहे हैं, कितना इनोवेटिव होकर काम कर पा रहे हैं। एक वर्क कल्चर भी होता है। अब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हर कोई एक दूसरे की चुगली करने में लगा रहता है, पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा वर्क कल्चर भी जरूरी है। लीडरशिप अपॉर्चुनिटी कितनी मिल रही है, अच्छे काम के लिए रिकॉग्नाइज हो रहा है, नहीं हो रहा। कुछ ऐसी ब्रांचेस होती है जहाँ पे काम कोई करता है पर रिकॉग्निशन कोई और ले जाता है, क्या इस तरीके का सीन है। अगर ऐसा होगा, बार बार मेहनत कर रहे हैं, कोई और रिकॉग्निशन लेके जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में आपका मोरल अपना भी कम हो जाएगा, और जो आप मेहनत कर रहे थे वो भी आपका कम हो जाएगा। लर्निंग एंड करियर ग्रोथ, तो कितना आप लर्न कर पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं, आपकी करियर में ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग, क्या टाइमिंग को लेके कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है, और क्या क्या चैलेंजेस हैं, जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि अचानक से कभी भी आपको एक मेल डाल दिया जाता है कि कल से आपको नहीं आना। ठीक है, एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस और सोशल लाइफ, क्योंकि आपकी एक ऑफिस प्रोफेशनल लाइफ तो है, साथ आपकी पर्सनल लाइफ है, तो वो सब चीज़ें भी देखी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपके अच्छे वर्क प्लेस को क्रिएट करता है। सैलरी अकेला फैक्टर नहीं है, हर कोई चाहता है कि अच्छा कल्चर मिले, अच्छा आज़ादी से काम करें, ठीक है, अच्छी ग्रोथ मिले, करियर ग्रोथ मिले, तो हर कोई ये चाहता है, इन सबको लोग ढूंढते हैं। सो एचआर हेड इन इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्रीज। अब हम बात करेंगे जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज, वहाँ पे एचआर हेड की क्या जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो नरसिम्हन कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी। ठीक है, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि नई जनरेशन के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। इससे क्या है, बेटर सर्विसेज दी जाएंगी। और फिर नई जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक आए भी, उनके आने से क्या हुआ कि उन्होंने सारा काम टेक्नोलॉजी के हिसाब से किया। जो पुराने पब्लिक सेक्टर बैंक थे, वहां पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितने के नए पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक थे। ठीक है, तो इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई, जो नए नए प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इनकी ग्रोथ ज़्यादा हुई। उसका रीज़न ये भी था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक के कस्टमर है वो उधर शिफ्ट हो गए थे।
फिर इनका जो कंपटीशन वो बहुत ज़्यादा चलता रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने जिम्मेदारी की बात की कि एचआर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे, ठीक है। सम ऑफ द रोल्स नीड टू ओन एंड परफॉर्म बाय एचआर हेड। तो ऐसे टाइम पे क्या क्या रोल है जो एचआर हेड को करनी चाहिए, क्या क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है। पहला है अंडर द टैलेंट एक्विजिशन फंक्शन ऑफ एचआर हेड। सो टैलेंट एक्विजिशन में एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका एचआर हेड है वो क्या करेगा, रिक्रूटमेंट को लेकर रोड मैप बनाएगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट किया जाएगा, उसको लेके प्रॉपर एक रोड मैप बनाएगा ताकि हाई क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी का जो टैलेंट है उनको अट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है। जो भी आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसमें कितना सैलरी ये सब होगा, इस चीज को लेके प्रॉपर एक रोड मैप बनाया जाएगा। सेकेंड आता है आपका अंडर द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट रोल। तो डेवलपमेंट रोल क्या है, इसमें एचआरएम जो है परफॉर्मेंस पे फोकस करेगा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया जाए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किस तरह से आपके एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहे हैं, उनके आउटपुट को मेजर करना, अगर कुछ कमियां है तो उसको लेके ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट कराना, ठीक है। करियर प्लानिंग, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट, कितनी योग्यता है आपके स्टाफ में, तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट रोल में देखी जाती है। तीसरा है अंडर रोल एज इफेक्टिव लीडर। तो यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है कि जो एचआर है उसको चाहिए कि वो, मतलब यहाँ पे उसको एक लीडरशिप रोल प्ले करना पड़ेगा। जो आपका एचआर है उसको लीडरशिप रोल प्ले करना होगा। तो लीडरशिप रोल में वो क्या क्या कर सकते हैं, एचआर को लेके जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ठीक है। एचआर को लेके जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो खुद को जो है आगे रखना, जो भी इनिशिएटिव है शुरुआत वही करे। ऐसा नहीं कि कोई एचआर को बोल रहा है और फिर वो काम कर रहा है, खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए और लीड करना, ठीक है। एचआर के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना और लीड करना सभी को एचआर मैटर में। और वो ऑर्गेनाइजेशन को एक एडवाइजर के तौर पर भी काम कर सकता है, ठीक है। एचआर के जो भी मैटर्स हैं उसको लेके एक्सपर्ट जो गाइडलाइंस है, ठीक है, और परफॉर्मेंस बढ़ाने के सॉल्यूशन, तो ये चीज़ों को लेके भी वो क्या कर सकता है, कंसल्टेंट के तौर पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइस कर सकता है। जो बाहर के स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कोलाबोरेशन कर सकता है ताकि उसको पता लगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेटर करना है। तो जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हैं, बाहर के जो लोग हैं एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ भी ये कोलाबरेट कर सकता है ताकि पता लग सके कि अच्छे टैलेंट को लाने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और जब आप एक्सपर्ट से बात करोगे तो उनकी उनका नज़रिया, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनकी जो एक्सपर्टाइज स्किल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एचआर को करनी चाहिए। चौथा है अंडर द रोल एज बिजनेस पार्टनर। तो जो एचआर है, ऐसा नहीं कि उसका काम सिर्फ और सिर्फ अपनी एम्प्लॉयज को लेके है, बल्कि उसका काम बिजनेस पार्टनर के तौर पे भी उसको देखना चाहिए, ठीक है। ही शुड लीड द एचआर फंक्शंस टू एस्टैब्लिश, मैनेज एंड डेवलप एचआर इन अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्ट्रेटेजी। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी बिजनेस को लेकर स्ट्रेटेजी होती है कि हमें इतना आउटपुट चाहिए, इतनी ग्रोथ चाहिए, इतना टर्नओवर चाहिए। तो जो भी आप एचआर पॉलिसीज बना रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो अलाइनमेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी मैच नहीं कर रही है। तो आप एचआर को लेके जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं, ठीक है, जो भी चीजें आप कर रहे हैं वो चीजें मैच होनी चाहिए आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी को लेके। तो वही आपका अंडर द रोल एज बिजनेस पार्टनर। तो 4 टाइप के रोल्स की यहाँ पे इन्होंने बात की है। नेक्स्ट है न्यू रोल ऑफ एचआर मैनेजर इन बैंक। बैंकों में एचआर मैनेजर के क्या क्या नए रोल है। तो नए रोल कौन कौन से, एक है काउंसलर। काउंसलर में क्या काम होगा, कंसल्टेंट टू एम्प्लॉय, उनकी पर्सनल या हेल्थ या मेंटल कोई भी प्रॉब्लम है, करियर प्रॉब्लम है, तो उनको लेके कंसल्ट किया जा सकता है। कंसल्टेंट कौन होते हैं, कंसल्टेंट वो होते हैं जिनको हम अपने बारे में कुछ प्रॉब्लम है उसको लेके हम कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बीमार है तो आपको नहीं मालूम कि क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, बताते हैं कि हाँ ये दिक्कत है हमें। तो कंसल्ट यानी काउंसलर का रोल जो है एचआर काउंसलर के रोल पे भी काम कर सकता है। वो आपको कंसल्टेंसी दे सकता है आपकी हेल्थ को लेके, आपके फिजिकल या करियर प्रॉब्लम को लेके। आपको प्रमोशन चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, तो उसमें भी वो आपको एडवाइस कर सकता है। अगला है आपका मेडिएटर। मेडिएटर क्या होगा, प्लेइंग द रोल ऑफ पीस मेकर ड्यूरिंग डिस्प्यूट। मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय के आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या ग्रुप्स का आपस में डिस्प्यूट हो गया, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एचआर मैनेजर को मेडिएटर का काम करना चाहिए। यूनियन का कोई इशू हो गया, कोई मान लीजिए स्टाफ ने कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो मैटर चला गया यूनियन में, अब उसको कैसे हैंडल करना है, ये काम भी एचआर को करना चाहिए। यही एचआर का रोल भी होता है। तीसरा प्रॉब्लम सॉल्वर। तो अलग अलग इश्यूज होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंगेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग। सो यहाँ पे जो इश्यूज हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, ऐसे इश्यूज जिसकी वजह से एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन को इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे इश्यूज है जिससे एम्प्लॉय को कुछ इश्यूज हैं,
ठीक है, और उनको मोटिवेशन नहीं फील हो रहा। तो इन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उनको सॉल्व करना। अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जहाँ पे कुछ उनका अपना अलग इशू चल रहा है कि ब्रांच मैनेजर और जो स्टाफ है उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से उसका आउटपुट अच्छा नहीं है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, या कोई और भी जो प्लानिंग है, जो आपके लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करना भी एचआर का ही रोल होता है। अगला है चेंज एजेंट। मान लीजिए बैंकों में कुछ चेंज लाना है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लानी है। जैसे मान लीजिए पहले क्या था कि पहले बैंकों में सारा कुछ मैनुअल होता था, फिर उस मैनुअल को हटा के आपका ये जो है ऑनलाइन बैंकिंग, कंप्यूटर, ये सब लाए गए, तो बहुत चीज़ें बदल गई थी, चेंज हो चुका है। ठीक है, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो जो चेंज को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉय है वो रेजिस्ट करते हैं, मना करते हैं कि नहीं नहीं, हर कोई अपने कंफर्टेबल जोन में काम करना पसंद करता है, कंफर्ट जोन। तो इसीलिए जो है चेंज एजेंट के तौर पे भी एचआर का रोल होता है कि अगर कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, जैसे किसी बैंकों में मान लीजिए मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो उसमें जो भी चेंजेस आने वाले हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, वो चेंज एजेंट के तौर पे एचआर काम करता है। मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर रिसोर्स, मैनेज करना मतलब कहाँ पे किस जगह पे कितने लोग होने चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे या ग्रुप लेवल पे कहाँ पे कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, तो उनको मैनेज करना भी एचआर का ही काम होता है। तो यहाँ पे कुछ एचआर के चार पांच न्यू रोल्स यहाँ पे बताएं। फ्यूचर रोल ऑफ एचआर मैनेजर इन बैंक्स, तो फ्यूचर रोल क्या क्या होने वाले हैं। तो जो ह्यूमन या नॉन ह्यूमन रिसोर्स है उनको प्रोटेक्शंस देना और उनको एनहांस करना, उनको इम्प्रूव करना। ठीक है, और एक स्ट्रेटेजिक चेंज एजेंट के तौर पे काम करना, ऑर्गेनाइजेशंस के चेंज एजेंट के तौर पे काम करना, नई नई जो टेक्नोलॉजी उसको ऑप्टिमम मतलब बेटर वे में यूज करना ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। और टैलेंट मैनेजमेंट को हैंडल करना। अब टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है कि टैलेंटेड लोग लॉन्ग टर्म तक आपके पास बने रहे। एट्रिशन मैनेजमेंट को भी हैंडल करना। एट्रिशन मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहे, आपको छोड़ के ना जाए, आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन करके ना जाए। तो ये सारी चीजें जो है फ्यूचर रोल आपके एचआर मैनेजर में आ जाएगी। क्वालिटीज एंड ट्रेट ऑफ सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल्स, तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी उसको बोला जाएगा वो सबको लीड करके ले सके और सबकी प्रॉब्लम को समझे, उसको किसी टाइप का भेदभाव नहीं करना। ठीक है, ही शुड बी फ्रीडम फ्रॉम बाइस्ड, किसी टाइप का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सबको उसको इक्वल ट्रीट करना है, कोई भी पार्शलिटी उसको किसी काम में नहीं करनी है। सभी जो लोग हैं एचआर मैनेजर को चाहिए कि सबके साथ इम्पार्शलिटी से वो काम करे। उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब ह्यूमन दिमाग किस तरह से सोचता है, ठीक है, इस चीज को समझने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सके। अच्छा वो काउंसलर भी होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एचआर के अंदर ये सारी एबिलिटीज भी होनी चाहिए। उसका माइंडसेट काफी पॉजिटिव सोच उसकी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी और पॉजिटिव माइंडसेट है तो वो आसानी से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। अगर एचआर मैनेजर खुद ही नेगेटिव माइंडसेट का होगा तो वो आगे भी नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। और उसका जो माइंड है ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। एक होता है नैरो माइंड, मतलब अपनी तरह से सोचना, ब्रॉड माइंड मतलब हर किसी के हिसाब से सोचना, तो ब्रॉड माइंडेड टाइप का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। शुड हैव हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड नॉलेज, उसका नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए और इंटेलिजेंस भी उसमें अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी कुछ क्वालिटीज है जो आपके एचआर मैनेजर में होनी चाहिए। इथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सो एचआरएम में इथिक्स का क्या रोल है। अगर हम बात करें एचआरएम के पर्सपेक्टिव से तो इथिक्स का बहुत ही सिंपल रोल है कि जो भी एम्प्लॉयज है उनको इक्विटी मतलब भेदभाव किसी को ना रखे, सभी के साथ इक्वल तरह से ट्रीट करे, सभी की वर्क और जो ऑफिस वर्क लाइफ जो बैलेंस होती है पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, उसमें जो है बैलेंस के तौर पे देखा जाए, और जो वर्क प्लेस है वो हेल्दी हो, सेफ हो। ठीक है, उनको भी प्रॉपर वैल्यू दिया जाए, जो आपके ह्यूमन कैपिटल है, जो आपके स्टाफ है, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किए जाए। तो ये सारे जो है बेसिक इथिकल्स चीजें हैं जो एचआरएम में होनी चाहिए। मतलब अगर आपने इथिक्स को अपनाया है, इथिक्स मतलब जो चीज आपको लगती है कि ये होनी चाहिए, ये सही है, ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना कि मेरा स्टाफ है या मेरे अंडर काम करता है, आपको देखना है कि ये चीज सही है या गलत है। अगर सही है तो सभी पे लागू होना चाहिए। जैसे किसी पर्सन के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का, कोई रिच का हो, कोई पुअर का हो, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। कोई अमीर है जो बैंक पे काम करता है, कोई गरीब है, तो सबको इक्वल तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर आप इथिकल वैल्यू को एचआरएम में अपनाते हैं, ठीक है, अडॉप्टिंग इथिकल वैल्यूज इन एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इससे क्या होगा, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, तो जो लोग काम करते हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, अच्छी क्वालिटी का काम वो आपको करके देंगे। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, अच्छी प्रोडक्शन वो करेंगे, नया नया इनोवेशन आपको देखने को मिलेगा। एक तरह से
आपकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है? जो कंपनी के बारे में प्रमोट करता है, प्रमोशन करता है। तो आपने अपने एम्प्लॉयज को इतनी सुविधा दी है कि वो खुद ही आपकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन के काम करते हैं। CSR है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिस को अपनाना चाहिए। तो कॉर्पोरेट सोशल प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें होती है? पहला आता है इसमें वैल्यूइंग ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल कौन हो गया? आपका स्टाफ हो गया। तो आपको उनको वैल्यू देनी चाहिए। जैसे आपके असेट है, जैसे आपके आपके घर में कोई असेट है, कोई सामान है, तो ह्यूमन कैपिटल को भी आपको इक्वली वैल्यूएबल ट्रीट करना है, उसमें भी इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने से कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आपने उनकी ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में जो है पैसे को लगाना है, इससे उनकी स्किल्स डेवलप होंगी, वो ज़्यादा अच्छी तरह से इनोवेटिव और अच्छी क्वालिटी का काम आपको करके देंगे। तो जो आपकी ह्यूमन कैपिटल है उसको आपको प्रॉपर उनकी जो वैल्यू है, ह्यूमन कैपिटल को एक वैल्यूएबल असेट की तरह आपको ट्रीट करना है और उसमें भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करना है। तो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट होगा उसकी ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, इन सब के फॉर्म में। अगला है प्रोवाइडिंग सेफ एंड हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट। तो ये बात भी आपको इंश्योर करनी है कि जो वर्क इन्वायरमेंट है वो सेफ हो, किसी भी टाइप की फिजिकल या मेंटल मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट ना करे। ठीक है, साफ सुथरा अच्छा वर्क इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करना। अब मान लीजिए कोई एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मियों में टेम्परेचर 50 तक चला जाता है, तो ऐसी जगह पर अगर आपने सिर्फ फैन लगाया तो काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट एसी का अरेंज तो आपको करके देना ही होगा। तो एक हेल्दी सेफ वर्क एनवायरनमेंट भी ज़रूरी हो जाता है। तीसरा वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सारा टाइम, सारा एनर्जी वो अपने ऑफिशियल काम के लिए देंगे तो पर्सनल चीज़ों के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। तो इससे क्या है, मेंटल हेल्थ इंपैक्ट होती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो एम्प्लॉय की बनी रहे। अगला है इम्प्रेसिंग डाइवर्सिटी। जो आप ह्यूमन रिसोर्स है उसमें डाइवर्सिटी लानी। ऐसा नहीं कि कुछ स्पेसिफिक कास्ट के लोग या कुछ स्पेसिफिक बैकग्राउंड के लोग, आपको हर तरह के बैकग्राउंड, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, या कोई किसी भी बैकग्राउंड का हो, सभी लोगों को आपको जो है मौका देना चाहिए, सभी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। पांचवा है आपका इनकरेजिंग स्किल डेवलपमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉय। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि टाइम टू टाइम स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराए। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ को काम ये सब चीज़ें नहीं मालूम होगी तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहेंगे काम में और एक नेगेटिव इन्वायरमेंट भी वहाँ पे आ सकता है। तो इसीलिए आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कराने चाहिए। और जो HR मैनेजर होते हैं उनको जनरली टॉप मैनेजमेंट से ये इंस्ट्रक्शंस मिली होती है कि अगर कुछ भी ओमिशन या कमीशन हो जाता है, ओमिशन का मतलब क्या हुआ और कमीशन का मतलब क्या हुआ? ओमिशन का मतलब है अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट करना, कुछ चीज़ें आपने नेग्लेक्ट कर दी। ठीक है। कमीशन का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें जानबूझ के, जैसे कोई फ्रॉड कर दिया, ठीक है, पैसे लेके कुछ आपने लोन सैंक्शन कर दिया। ओमिशन मतलब चीज़ ओमिट हो गई है, छूट गई है, नेग्लेक्ट हो गई है। ठीक है, तो आपसे चीज़ें नेग्लेक्ट हो गई, छूट गई है। ठीक है, तो वो हो जाएगा ओमिशन। और कमीशन में क्या हो जाएगा कि आपने कुछ कमीशन या ऐसे समझिए कि फ्रॉड कर दिया, पैसा लेकर कुछ लोन सैंक्शन कर दिया। तो ये चीज़ अगर कोई करता है स्टाफ, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन HR मैनेजर को होती है। पर HR को चाहिए कि कई बार कुछ चीज़ें नेगलेक्ट जानबूझ के नहीं होती, गलती से हो जाती। तो इन केसेस में अगर आप ज़्यादा उनको काफ़ी कठोर एक्शन लेंगे तो उससे जो आपके एम्प्लॉय है उनका मॉरल जो है काफ़ी कम हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को HR को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ इथिक्स इन HRM फंक्शंस। तो इथिक्स का HRM में ज़रूरत क्यों पड़ा? इथिक्स का HRM में ज़रूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि इस बात को इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको फेयरली, इक्वल तरह से ट्रीट किया जाए। ठीक है, एम्प्लॉय को फेयर ट्रीटमेंट दिया जाए, किसी प्रकार का भेदभाव एम्प्लॉयज़ के साथ ना किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपने एम्प्लॉय को इक्वल या फेयर ट्रीटमेंट दिया तो इससे उनका मोटिवेशन बढ़ेगा, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन को भी इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इसीलिए जो है इथिक्स क्या बोलता है, यही कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो, सबको फेयर ट्रीटमेंट दो। ठीक है, सबके साथ सबको इक्वल मौका दिया जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इथिक्स बोलता है। एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट, अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस, ये सब बातें इथिक्स बोलता है। तो HRM में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इथिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि आप सबको फेयरली, इक्वल तरह से ट्रीट करो। तो अगर आप इक्वल तरह से ट्रीट करोगे तो उससे क्या है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेशन बढ़ने से क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। ठीक है। मैनेजमेंट का जो मेन रोल होता है वो क्या होता है? मैनेजमेंट के अगर हम मेन रोल की बात करें, जो मैनेजमेंट है उसका मेन रोल है प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट कैसे कर सकता है? जब तक आपका ह्यूमन रिसोर्स नहीं काम करेगा, उनके सपोर्ट के बिना आप इन सभी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को करना होता है, ये मैनेजमेंट का काम है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने स्टाफ की हेल्प से कर पाएंगे। तो अगर आपके स्टाफ में, लोगों में अगर काम को लेके कोई मोटिवेशन नहीं होगा, कोई मॉरल नहीं होगा, तो आप कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो इसीलिए जो एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका HRM में।
इथिकल इशू इन एचआरएम। तो इथिक्स में कुछ इश्यूज भी देखने पड़ते हैं, ठीक है। जब भी एचआर एक्टिविटीज की जाती है तो कुछ इथिकल इश्यूज आ जाते हैं। तो कौन कौन से इथिकल इश्यूज हैं, ठीक है, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। पहला आपका कंपनसेशन इशू। कंपनसेशन इशू में कई बार एचआर को इस बात का भी प्रेशर आ सकता है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन की सैलरी बढ़ा दी जाए, भले वो पर्सन उस सैलरी इंक्रीज के हिसाब से काम करे ना करे, इस बात को ध्यान में ना रखते हुए कोई मान लीजिए कोई पर्सन किसी गवर्नमेंट बैंकों का हम नहीं बोल सकते पर कोई प्राइवेट कंपनी है मान लीजिए, तो वहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन को फेवर कर दिया जाता है, ठीक है, कि आप इसकी सैलरी बढ़ा दो अगर उसकी अच्छी अप्रोच है मैनेजर या बड़े पोस्ट वालों से, अधिकारियों से। तो जब टॉप मैनेजमेंट इस तरह की बातें बोलता है, कोई पर्सन जिसकी सैलरी इंक्रीज कर दो या इसको अच्छा इंक्रीमेंट दो, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उससे क्या है एचआर को अपनी इथिकल, मतलब अब टॉप मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शन आई है तो उसको माननी पड़ेगी, पर देखा जाए तो ये एक तरह से फेवरिज्म है जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये एक इथिकल प्रॉब्लम है जो एचआर मैनेजर को फेस करनी होती है। सेकेंड है आपका इंसेंटिव प्लान। कई बार ऐसी कुछ एचआर मैनेजर को कई बार ऐसे भी चीज़ों के लिए फोर्स किया जाता है कि आप डिज़ाइन करो या एक ऐसा प्लान बनाओ कि जिससे टॉप मैनेजमेंट को अच्छा इंसेंटिव मिले। तो कई ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि जो टॉप लेवल पे काम करते हैं उनको इंसेंटिव बहुत अच्छा दिया जाता है, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल है उनके कंपैरिजन में ज़्यादा इंसेंटिव दिया जा रहा है जो कि वो डिजर्व भी नहीं करते। तो ये सब जो इश्यूज हैं ये भी एचआर के इथिकल प्रॉब्लम में आ जाता है। तीसरा आपका परक्साइट। इसमें क्या हो जाएगा कि जो आपके एचआर एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो हाई लेवल पे जो काम करते हैं ना एचआर एग्जीक्यूटिव को कई बार उनके किस साइट्स को लेके भी प्रॉब्लम आ सकती है। एग्जाम्पल से आप बेटर वे में समझ पाएंगे। मान लीजिए कि कोई सीईओ है या एमडी है, सीएमडी है कंपनी का, उसने बोला कि मेरे को अपने रेजिडेंस में, मेरे को अपने घर में क्या है रिनोवेशन करानी है, और उसने क्या किया, इसमें लैक्स ऑफ रुपीस खर्च कर दिए, जो कि आपको लगता है कि इतना तो वैल्यू ऐड हुआ ही नहीं है, इतना तो रिपेयर का काम हुआ ही नहीं, इन्होंने लैक्स का, कई लैक्स का बिल दे दिया। तो इस टाइप के जो इश्यूज है ये भी फेस करने को पड़ सकते हैं एचआर मैनेजर को। चौथा है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो कई बार ऐसा भी होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में मतलब आपको अपने एम्प्लॉयज जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को बताना कि कैसा इन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन कई बार ये इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, इस टाइप के एथिकल इश्यूज भी देखने को मिलते हैं कि किसी पर्सन को जो रिव्यू दे रहे हैं आप, रिव्यू मतलब उसको रेटिंग जो दे रहे हैं, उसको जो रेटिंग दिया जा रहा है उसके काम के आधार पर नहीं दिया जा रहा, बल्कि उसको कोई, कई बार आपकी ब्रांच में भी ऐसा होता है ना कि ब्रांच मैनेजर किसी एम्प्लॉय से ज़्यादा उनका फ्रिक्वेंसी मैच करता है या सोच मैच करती है, जिसकी वजह से उनको वो अच्छे ग्रेड देते हैं, और बाकी जो दूसरे लोग जो अच्छा काम भी कर रहे हो पर क्योंकि वो ब्रांच मैनेजर उसको पसंद नहीं करता तो उसको खराब ग्रेड्स इस तरह से दे दी। तो इस तरह के इश्यूज पे देखने को मिल जाते हैं कि स्पेसिफिक एम्प्लॉय को आपने ज़्यादा अच्छी, अपने लाइक्स और डिसलाइक के आधार पे आपने उसको अच्छी या खराब रेटिंग दे दी, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी इथिकल इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। पांचवा आपका डाइवर्सिटी इशू। डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, जो भी इंडियाज में लॉ बने हैं या जो रेगुलेशंस है उसमें बोला गया है कि जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं सबको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी एरिया के हो, किसी भी डेमोग्राफिक जगह से कोई भी एम्प्लॉय आया है। हमारे लॉज रेगुलेशंस में हर जगह पे यही बात बोली गई है कि आपको क्या करना है, जो एम्प्लॉयज है उनको इक्वली ट्रीट करना है चाहे वो किसी भी एरिया के हो, ठीक है। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ अलग रीजन के जो लोग होते हैं वो दूसरे रीजन के लोगों के साथ उतना अच्छा ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इश्यूज वाले प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है मतलब बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट। अब कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई आप एमएनसी कंपनी बोल लीजिए, कोई बैंक बोल लीजिए, तो वहाँ पे अलग अलग जगह के लोग आके काम करते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। फिर उतनी डाइवर्सिटी के साथ आप सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे तो कई बार वहाँ पे भी देखने को मिलता है कि इक्वली ट्रीट नहीं होता, किसी स्पेसिफिक एरिया के लोगों के साथ अच्छा भेदभाव नहीं होता, इस तरह के इश्यूज पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी एक इथिकल इशू है। अगला है आपका रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन इशू। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसी भी पर्सन को आपने हायर कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट का नहीं बोलेंगे, कुछ प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनी है वहां पे एम्प्लॉयज को हायर कर दिया जाता है या उसको प्रमोशन दे दी जाती है फेवरिज्म के आधार पे, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को आपने फेवर कर दिया, ठीक है। तो ये आपका रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन में भी देखने को मिलता है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को आपने हायर किया या प्रमोट किया, कोई आपका रिलेटिव था, रिश्तेदार था, आपका फ्रेंड था, ठीक है। तो उस केस में आपको ये सब जो इश्यूज होते हैं कि बिना किसी मतलब ऐसे पर्सन को जो कि अ, उसने जॉब के लिए जो है फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किया और उसके आधार पे आपने उसको जॉब पे भी रख लिया, क्यों, क्योंकि वो आपका रिलेटिव है या वो आपका या वो काफी बड़ी पोस्ट में कोई है उसका फ्रेंड है, तो इसके आधार पे अगर रिक्रूटमेंट या प्रमोशन की जा रही तो ये भी एथिकल प्रॉब्लम ही होती है। लास्ट आपका कॉन्फिडेंशियली या प्राइवेसी।
जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें अननेसेसरी मतलब डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसा नहीं कि एचआर उसको हर छोटी छोटी पर्सनल चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहा है, ठीक है। और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहते हैं कि उनके कुछ जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट रहे, ठीक है। जैसे उनके रिलीजियंस बिलीफ क्या है, पॉलिटिकल वो क्या सोचते हैं, सोशली बिलीफ क्या है, तो ये सब चीज़ें या उनकी पर्सनल लाइफ जो है ये प्राइवेट होनी चाहिए। ये मैटर जो है ऑफिस में अननेसेसरी डिस्कस नहीं होना चाहिए। तो एचआर को भी चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ की प्राइवेसी का ध्यान रखें, ठीक है। एक्सेप्शंस कहाँ पे अलाउ है? एक्सेप्शन वहाँ पे अलाउ है जो चीज़ें राइट टू इन्फॉर्मेशन में परमिट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। अगर ये चीज़ आपके एम्प्लॉय पे लागू हो रही है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉय का लेना चाह रहे हैं, कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन में उसको अलाउ किया गया तो आप मांग सकते हैं। अदरवाइज उसकी जो प्राइवेट लाइफ है, जो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको आप उसकी प्राइवेसी का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ आपका लेटर सम अप आ चुका है। इथिक्स क्यों ज़रूरी है? इसीलिए ज़रूरी ताकि वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे, ठीक है, और सबको फेयर वे में इक्वल तरह से ट्रीट किया जाए। और यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिस की भी बात की गई है कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसको आपको वैल्यू देना है, उसमें भी उतना ही इन्वेस्ट करना है जैसे कि आप अपनी बाकी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल की ट्रेनिंग में, स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करोगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, उनमें इनोवेशन और मोटिवेशन भी बढ़ेगा। उनको जो वर्क इन्वायरमेंट है काफ़ी सेफ और हेल्थी है, उनके वर्क लाइफ बैलेंस का ध्यान रखा जाए, ठीक है। डाइवर्सिटी रखनी, हर बैकग्राउंड के लोगों को आपको अपॉइंट करना अगर वो पर्सन एलिजिबल है तो। उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको टाइम टू टाइम काम करते रहना चाहिए। नेसेसिटी, एचआरएम में आपके इथिक्स की जरूरत क्यों है? वो इसीलिए ताकि सभी को फेयर यानी इक्वल तरह से ट्रीट किया जाए, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर इथिकल कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं। कौन कौन से इश्यूज हैं? तो कई सारे इश्यूज जो है इथिक्स टर्म में देखने को मिलते हैं। पहला आता है आपका कंपनसेशन इशू। कंपनसेशन इशू में क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को आपने ज्यादा सैलरी ऑफर कर दी या ज्यादा इंक्रीमेंट दे दिया, फेवर कर दिया। जैसे कोई पर्सन जो था किसी बड़े अधिकारी का फ्रेंड है, रिलेटिव है, किसी भी आधार पे आपने उसको ज्यादा अच्छी कंपनसेशन, अच्छा सैलरी पैकेज ऑफर कर दिया। इंसेंटिव, इंसेंटिव में क्या है कि आप हाई या टॉप मैनेजमेंट वालों को अच्छा इंसेंटिव दे रहे हो। इस चीज को लेके भी एचआर मैनेजर को प्रेशर मिलता है, फोर्स मिलता है कि तुम हाँ जो हाई रैंक पे काम करते हैं, टॉप मैनेजमेंट, उनको अच्छा इंसेंटिव दो, इस तरह की चीजें डिजाइन करो। तो ये सब इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, भले ही वो इतना डिजर्व नहीं करते फिर भी जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर स्क्वाड्स में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका सीएम है, आपका सॉरी सीईओ है या सीएमडी, उसने बोला मेरे घर के रेनोवेशन के लिए पैसा लगा और उसने लाखों का बिल भी दे दिया, उतने का वैल्यू ऐड नहीं हुआ, ठीक है। आपको मालूम है कि ये जो कॉस्ट बता रहे हैं उतनी कॉस्ट तो है ही नहीं, जो वैल्यू ऐड हुआ उसका तो बिल्कुल डिस्प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन मतलब जितना वो खर्चे का बिल बता रहे हैं उतने का काम हुआ है, देख के लगता है कि हाँ काम हुआ है, लेकिन आपको जो कॉस्ट बताई है वो डिस्प्रपोर्शन है, वो प्रपोर्शन में है ही नहीं, आउट ऑफ प्रपोर्शन है जो वैल्यू ऐड हुई, मतलब जो काम दिख रहा है, काम दिख रहा है और जो बिल है वो मैच ही नहीं कर रहा। तो ये सब इश्यूज भी एचआर को फेस करने पड़ते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि जब किसी पर्सन की परफॉर्मेंस आप बताते हैं, उसको कुछ रेटिंग देते, तो आप अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक के आधार पे भी ऐसा करते हैं। कोई इंप्लॉइज आपकी अच्छी बनती तो उसको आपने अच्छी रेटिंग दी, तो ये सारे परफॉर्मेंस अप्रेजल वाले इथिकल इश्यूज आ जाते हैं। हम डाइवर्सिटी इशू, तो आप जानते हैं कि जो भी लॉज कानून जो भी बने हैं तो वहाँ पे बोला है कि सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो बैंकों में भी आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, नॉर्थ साउथ सभी लोग मिलकर अच्छे से काम करते हैं, पर कई बार कुछ स्पेसिफिक रीजन के लोग, कुछ स्पेसिफिक एरिया के लोगों के साथ थोड़ा भेदभाव हो जाता है, तो वो डाइवर्सिटी इशू हो जाएगा। रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन, तो कई बार रिक्रूटमेंट और प्रमोशन मतलब किसी पर्सन ने अपने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए, ठीक है, और उसके आधार पे आपने उसको जॉब दे दी। क्यों? क्योंकि वो आपका रिलेटिव है या वो हाई पोस्ट में कोई काम करता है, उसका दोस्त है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, किसी को आपने स्पेशली फेवर कर दिया, ठीक है। ब्लू आई एम्प्लॉय बोलते हैं ना, फेवरेट एम्प्लॉय यानी कि ब्लू आई एम्प्लॉय, तो ये सब नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियली प्राइवेसी, तो आपको अपने एम्प्लॉयज की प्राइवेट लाइफ का भी ध्यान रखना है। कुछ अननेसेसरी उनकी पर्सनल जो बिलीफ है कि वो रिलीजियस क्या सोचते हैं, पॉलिटिकल क्या व्यू है, सोशल बिलीफ क्या, ये सब चीजें आपको नहीं पूछनी चाहिए, जब तक कि एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, जब तक कि वो चीजें राइट टू इन्फॉर्मेशन में परमिट ना हो। मतलब जो चीजें राइट टू इन्फॉर्मेशन में परमिट है कि आप ये इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन मांगे, अदरवाइज आप नहीं मांग सकते, ठीक है। इसके साथ आपका लेटर सम अप आ चुका है।